हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक सतरी रोड चिन्हट से आप सभी को हम नेशनल हेल्थ मिशन की जो आगे तैयारी करा रहे हैं उसी के आगे का ये वीडियो। आज हम सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वह कौन सी बीमारी है जिसका विश्व से निर्मूलन हो गया है। वह कौन सा बीमारी है जिसका विश्व से निर्मूलन हो गया है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका है पोलियो, खसरा, हैजा, चेचक। तो इसमें सबसे सही ऑप्शन जो है वो है चेचक। चेचक का जो है ये निर्मूलन हो चुका है। चेचक ये सही ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसने और कब दी है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा बिनसलो ने, किसने दिया है? बिनसलो ने दिया है। बिनसलो बिनसलो वैज्ञानिक थे। बिनसलो ने 1951 में सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। 1951 में बिनसलो ने ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। तीसरे क्वेश्चन पर हम आगे आते हैं कि राज्य स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो है स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के नाम से जाना जाता है। देखिए, मेडिकल कॉलेज एक अलग चीज़ होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलग चीज़ होती है और उप स्वास्थ्य केंद्र अलग चीज़ होता है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई होती है मेडिकल के संबंधित, इसके अलावा वहाँ डिफरेंट टाइप के विभाग होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपको हमने बताया था, जिसको बोलते हैं CHC, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको PHC मिलेंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिलेंगे, जिसको बोलते हैं PH और C, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछा गया है। और CHC जिसको बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और मेडिकल कॉलेज तो आप जानते ही होंगे कि मेडिकल कॉलेज अभी देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भी आपके हर ज़िले की परियोजना में मेडिकल कॉलेज का जो है उद्घाटन किया जा रहा है और बन रही है। तो डिफरेंट ज़िलों में डिफरेंट के जो है मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर देखते हैं कि राज्य स्तर पर बात करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, पूरे विभाग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। क्या होगा? स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख कौन होता है। देखिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का जो है प्रमुख होता है वो कंपाउंडर नहीं होता है। कंपाउंडर को जानते ही हैं आप, कंपाउंडर माने फार्मासिस्ट हो जाता है। फार्मेसी दवा को जो कंपाउंड करता है, या फिर दूसरा है स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, और तीसरा है नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं होगा, नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग का काम संभालता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कराते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध किससे है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का संबंध जो है वो जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी 1936 में, तो ये किससे है? इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में ये 1936 में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास का जो संबंध है वो 1936 में हुई औद्योगिक क्रांति से है। आगे फिर हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम नहीं हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम जो नहीं है वो मृत्यु दर में बढ़ोतरी है, बीमारी के कारण श्रम दाम कम होने लगा, जनसंख्या, शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी, और डी ऑप्शन आपका मिल जाएगा शुद्ध पेयजल में मिलना। तो यही सही है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिलना, यही आपका ऑप्शन है, शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिलना। अगला देखते हैं कि लंदन में हैजे की महामारी कब फैली हुई थी। देखिए, हैजे की बात करते हैं हम तो
हम देखते हैं कि लंदन में, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, लंदन में हैजे की बीमारी कब फैली गई थी? तो ये है 1832 में। कब हुआ था? 1832, 1832 में ये लंदन में हैजे की बीमारी जो है ये फैली हुई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कब पारित किया गया था? इंग्लैंड में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम जो है 1848 में हुआ था। 1848 में। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। एक तो लंदन में हैजे की बीमारी कब फैली हुई थी, ये 1832 में, और दूसरा क्वेश्चन जो है इंग्लैंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, ये है 1848 में, 1848 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हैजा जो बीमारी होती है किस कारण से होती है? आप जानते हैं कि हैजे की बीमारी जो है शुद्ध जल से बिल्कुल नहीं, शुद्ध जल पीने से कोई नहीं दिक्कत है, अशुद्ध मिट्टी से भी नहीं होता है, अशुद्ध हवा से बिल्कुल नहीं, अशुद्ध जल पीने से हैजे की बीमारी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अशुद्ध जल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह या फादर ऑफ जो है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं? देखिए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो अगर बात करते हैं तो ना तो चेचक है, ना तो एड्स है, ना तो खसरा है, ये हैजा ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हैजा अगर ऑप्शन है तो हैजा आप लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। आंत्र ज्वर की बात करते हैं, आंत्र ज्वर किस बीमारी के कारण होती है? अगर ज्वर की बात करते हैं, इंटेस्टाइनल फीवर, आप टाइफाइड में देखते हैं इंटेस्टाइनल फीवर देखने को मिल जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सी टेस्ट करते हैं? बिडाल टेस्ट करते हैं। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं हम कि टाइफस जो बैक्टीरियल एक डिजीज़ है टाइफाइड, और वो जो है अशुद्ध जल को पीने से होता है। ठीक है, कहीं भी संक्रमित पानी अगर आप कहीं से भी ले लिए हैं और पी लिए हैं तो जो है इसके कारण से आंत्र ज्वर या फिर टाइफाइड फीवर आपको हो जाता है। आंत्र ज्वर को ही क्या बोलते हैं? टाइफाइड फीवर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कराते हैं कि आपको देखते हैं कि विलियम बर्ड ने आंत्र ज्वर बीमारी पर कब अध्ययन किया था? देखिए, जो टाइफाइड फीवर है तो सबसे पहले देखा जाए कि विलियम बर्ड ने जो है आंत्र ज्वर बीमारी पर अध्ययन किया था। एक क्वेश्चन तो ये आपको मिल गया कि आंत्र ज्वर की बीमारी पर किसने अध्ययन किया था, तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि विलियम बर्ड ने जो है आंत्र ज्वर की बीमारी पर अध्ययन किया था। और कब किया था? ये 1856 में किया था। देखिए, थोड़ा सा ईस्वी और सन को याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नोट कर लिया करिए, और नोट क्वेश्चन और उसके इस ईयर को, और उसको बार बार आप पढ़ेंगे या फिर उसको टिक लगाएंगे तो अपने आप उस क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएगा। थोड़े ही क्वेश्चन होते हैं ईयर वाइज जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। विलियम बर्ड ने आंत्र ज्वर बीमारी पर कब अध्ययन किया था? 1856 में। आगे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में कब लिया था? ये जो है 1859 में लिया था। 1859 में ये अपने हाथ में ले लिया था, यानी ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से कब अपने हाथों में लिया था? 1859 में ये ले लिया था। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य की संकल्पना के घटित नहीं है। अगर देखा जाए कि स्वास्थ्य की संकल्पना की बात हम करते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो है जो स्वास्थ्य की संकल्पना है ये शारीरिक भी है, मानसिक भी है, सामाजिक भी है, लेकिन आर्थिक नहीं हो सकता है। देखिए, स्वास्थ्य की संकल्पना जो है आप शारीरिक भी कर सकते हैं, समाज से भी कर सकते हैं, और मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर आपने सोशल फार्मेसी का आपने वीडियो हमारा देखा हो तो उस वीडियो में हमने आपको जो है डायमेंशन ऑफ द हेल्थ पढ़ाए हैं, और उसके अंतर्गत इस टॉपिक को विस्तृत रूप से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, स्वास्थ्य की संकल्पना के घटक नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आर्थिक, यानी कि आपको ये ऑप्शन, आपका आर्थिक ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मुंबई में प्लेग की बीमारी कब फैली हुई थी? देखिए, मुंबई में जो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी ये 1896 में फैली हुई थी। मुंबई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई में जो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी ये 1896 में।
1896 में मुंबई में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। आगे देखते हैं हम, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति नियुक्त की। देखिए, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति नियुक्त कब किया था भारत सरकार ने? ये भारत सरकार ने जो है 1943 में जो है इस चीज़ की जो है क्या बोलते हैं गठन किया था। ये 1943 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विकास समिति जो की स्थापना कब की थी? 1943 में। आगे फिर देखते हैं, केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय कब स्थापित किए गए थे? तो केंद्र और राज्य के जो मंत्रालय स्थापित किए थे ये 1947 में, ये दोनों मंत्रालय चाहे केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो, मंत्रालयों का गठन जो किया गया था केंद्रों में और राज्यों में स्वास्थ्य के मंत्रालय का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? ये 1947 में। और भारत ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब से स्टार्ट किया था और विकास समिति की? ये 1943 में ही स्टार्ट हो गया था। फिर आगे अगला क्वेश्चन हम करते हैं, भारत सदस्य राष्ट्र के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन कब जुड़ा? देखिए, जब जो WHO में जो है भारत जो है का सदस्य कब बना, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है 1948 में भारत सदस्य राष्ट्र के रूप में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कब जुड़ा? तो ये आपका ऑप्शन है 1948 में, यानी 1947 में आपका क्या बोलते हैं, केंद्र के और राज्य के जो है वो क्या बने? मंत्रालय बने। और उसके बाद 1948 की बात अगर हम करते हैं, 1948 की बात करते हैं, तो 1948 में आप जो है WHO से जुड़ गए, WHO से जुड़ गए। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आप याद रखेंगे कि WHO से कब जुड़ा? 1948 में। और ये जो है ये मंत्रालय बनाया गया। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत हो गया, स्वास्थ्य जैसे विषय को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा तो नहीं गया है लेकिन ये देखिए बहुत सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य जैसी सेवाओं को भारत के संविधान की बात किया गया है, किस समान संविधान में रखा गया है? देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी संविधान लिखा गया है वो सब अनुच्छेदों में है, पहली बात। और अनुच्छेद की बात अगर हम करते हैं तो अनुच्छेद 246 से लेकर के 47 में इसका वर्णन किया गया है। कितने में? 246 से 247 में, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 246 से 247 अनुच्छेद में इसका डिस्कशन किया गया है। 246 से 247 में इसका डिस्कस किया गया है, यानी 246 से 247 में स्वास्थ्य की सारी परिकल्पनाओं, स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार ने योजना आयोग का स्थापना कब किया था? भारत सरकार ने योजना आयोग की जब योजना कोई जो है, सबसे पहले तो आपको देखने, जब WHO से पहले मंत्रालय बनाया 1947 में, WHO से कोऑर्डिनेट हुआ 1948 में, और इसके बाद योजना आयोग बनाया है 1950 में। कब बनाया? योजना आयोग कब बनाया? योजना आयोग बनाया ये 1950 में। ये 3 क्वेश्चन आपको एक साथ मिल गए जो कि आपको याद हो जाएंगे। आगे फिर देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई? देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है वो 1983 में आई है। कब आई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति मतलब कि नेशनल हेल्थ जो है पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं तो 1983 में आपकी ये पॉलिसी आई। 1983 में ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला फिर देखते हैं कि किसी बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है, किसने परिभाषा दिया था? देखिए, C.E. बिन्सलो ने ही दिया था। C.E. बिन्सलो ने दिया था, बीमारी की रोकथाम करना विज्ञान और कला है। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि मेडिकल साइंस जो है, अगर हम किसी फार्मेसी की बात करते हैं तो भी हमने बताया था इट इज़ आर्ट एंड साइंस। तो इसी तरह बीमारी का रोकथाम करना जो है C.E. बिन्सलो ने बताया कि ये एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। एक फिजिशियन को
किस कला मतलब कला इन कैसे मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, प्रिजर्व करना है, प्रिपरेशन करना है, ये चीज़ इसके साथ साथ आपको कैसे प्रिस्क्राइब करना है, कब कब देना है, ये या फिजिशियन के अपने एक अनुभव और डिफरेंट जो है क्या बोलते हैं एज फैक्टर्स, वेट को, बहुत सारे फैक्टर्स को देख करके प्रिस्क्राइब करना होता है। तो C.E. बिंसेलो ने बीमारी की रोकथाम और विज्ञान की कला है, ये ऐसी परिभाषा जो है C.E. बिंसेलो ने दी थी। ठीक है, आगे फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय आज हमने आप सभी के बारे में इसके बारे में जो है करीब 22 से 23 क्वेश्चन आपको कराया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके 13 तारीख वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग इस चीज़ की इसका जो है इसको रट लीजिए, छोड़िएगा नहीं एक भी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि कई बार आपके नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन और देखते हैं, निम्न में से स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्य नहीं है। जो स्वास्थ्य निरीक्षक होता है उसकी क्या भूमिका होती है स्वास्थ्य में? आप जानते हैं कि समुदाय का सर्वेक्षण करना, ये तो बिल्कुल है। बीमारी अगर कोई है तो उसके नियंत्रण और उसके उपाय को बताना, ये भी है। और तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है स्वच्छता बनाए नहीं रखना, ये तो बिल्कुल गलत है। स्वच्छता बनाए रखना होता तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाते, तो यानी कि स्वच्छता बनाए नहीं रखना, यही ऑप्शन इसमें से आपका जो गलत हो गया है। आगे फिर हम देखते हैं कि निम्न में से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। टीकाकरण करवाना, बिल्कुल हेल्थ के लिए आपको जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे प्रमोट करना इनका स्वास्थ्य निरीक्षक का कार्य है। स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड को बनाए रखना, ये भी इनका कार्य है। पानी यानी कि उसका क्लोरीनीकरण, साफ़ सुथरा पानी मिले, ये भी इनका है। दवाइयों का जांच करना इनका काम नहीं है। दवाइयों का जांच करना जो होता है ये फार्मासिस्ट का काम होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षक के कार्य नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है विद्यालयों में स्वास्थ्य संबंधित जांच का मुहिम प्रबंध करना। बिल्कुल आप ये, क्योंकि एज ए स्वास्थ्य निरीक्षक आप जब जाते हैं तो जो भी विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधित जांच होता है या जो भी आप प्रोग्राम करते हैं उसका प्रबंध बिल्कुल आपको करना होता है। इसी के साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताना, ये भी इनका वर्क है। और अगला है जो भी चाहे छात्रावास हों या विद्यालय हों जहाँ पर बच्चे रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना, इसके लिए भी आपको, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन आप दे रहे हैं तो ये भी बिल्कुल होगा। प्रदूषण नियंत्रण उपायों को मॉनिटरिंग करना, देखिए प्रदूषण में जो नियंत्रण है इसके उपाय को मॉनिटरिंग करना अलग डिपार्टमेंट है, क्योंकि ना मानते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ भी इससे आ सकती हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण और उपायों और उसके उपाय का नियंत्रण करना अलग विभाग का काम है, ये मेडिकल संबंधित नहीं है। हालांकि अगर यही ऑप्शन होता कि पानी का क्लोरीनीकरण करना, यानी ये भी साफ़ सफाई से, जल प्रदूषण से आपको बचाना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला फिर हम देखते हैं कि निम्न में से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक के कार्य हैं। अब जगह का नंबर 1 देखते हैं, जगह का नक्शा तैयार करना, डाटा को सारणीबद्ध करना और ग्राफिक प्रस्तुत करना। ऐसे दूसरा ऑप्शन है ऐसे स्कूल की पहचान करना जहां बच्चों को चिकित्सा की सुविधा की आवश्यकता है, छात्रावास की स्वच्छता को बनाए रखना। और चौथा ऑप्शन है कर्मचारी की स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरतों का निर्धारण करना। देखिए नक्शा बनाना, डाटा सारणीबद्ध करना और ग्राफिक प्रस्तुत करना ये बिल्कुल उसका कार्य नहीं है। ऐसे स्कूलों की पहचान करना उसका कार्य है जहां बच्चों को चिकित्सा की आवश्यकता है। दूसरा है छात्रावास, जो भी हॉस्टल्स हैं वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखना, ये भी बिल्कुल उसका कार्य है। और अगला ऑप्शन है कर्मचारियों के स्वास्थ्य की ज़रूरतों के का निर्धारण करना, ये भी स्वच्छता निरीक्षक का वर्क है। ओके, तो ये टोटल कुछ क्वेश्चन रहे आपको जो हम जो है आपके एनएम जेएनएम नर्सिंग और एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र और लैब टेक्नीशियन इनका हम करवा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं। कुछ हम जो है भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के बारे में भी क्वेश्चन, क्योंकि जनरल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले हम देखते हैं कि
वायु दाब नापने वाले उपकरण का नाम क्या होता है? कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, वायु दाब जो नापते हैं उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, या फिर बोलते हैं वायु दाब मापी। थर्मामीटर आपका बुखार नापता है, हाइड्रोमीटर जो है ये आपके पानी को नापता है, हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता को नापता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाले का उपकरण का क्या नाम है? वायु दाब मापी। आगे फिर हम चलते हैं कि सेंटीग्रेड में हिमकरण होता है। सेंटीग्रेड की बात अगर हम करते हैं तो सेंटीग्रेड में हिमकरण जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सेंटीग्रेड में पानी उबाल होता है। देखिए, सेंटीग्रेड में पानी जो है 10 सेंटीग्रेड में पानी पर उबाल होता है। आगे फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है, अगर प्रकाश 1 सेकंड में कितना सफ़र करता है, तो प्रकाश एक सफ़र में जो है 3 इंटू 10 जो है 5, यानी कि आपको कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर की बात कर रहा है वो। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय अगर लग रहा है, तो आपको लगता है कि लगभग 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। और देखिए, झील और या तो जो है झील के जो शैवाल्स पाए जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो जो झील में जो शैवाल पाए जाते हैं, आप देखते होंगे तमाम झील्स में हरे हरे शैवाल्स पाए जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कुओं के रोगाणु को मारने के लिए और फल व सब्जियों को धोने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का उपयोग किया। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसको लाल दवा के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आगे फिर हम देखते हैं कि मांसपेशियों और नसों का टॉनिक किसे कहते हैं? देखिए, मांसपेशियों और नसों का टॉनिक को कहते हैं कि कैल्शियम को कहते हैं, कैल्शियम साल्ट। कभी भी मांसपेशी और उसकी बात अगर आ जाए तो कैल्शियम आयन की बात करिएगा। तो आप देखिए, मांसपेशियों और नसों का टॉनिक किसे कहते हैं? इसे कहते हैं कैल्शियम साल्ट को। आगे देखते हैं, रिकेट्स को रोकने के लिए तथा अस्थि मृदुता को रोकने के लिए, खून के बहाव को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम साल्ट। ठीक है, कैल्शियम साल्ट इसका ऑप्शन है। आगे देखते हैं, 1 इंच में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 इंच में आपके 25.4 मिलीलीटर होते हैं। कितना होता है? 25.4 मिलीलीटर होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्यम आकार के स्टेनलेस स्टील के कप की माप कितनी होती है? मध्यम स्टील के आकार के जो कप होते हैं, स्टेनलेस स्टील का कप होता है, ये 150 से लेकर के 160 ml का होता है। अगर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 1000 लीटर की बात करते हैं। पानी रोगाणुनाशक के लिए कितने ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है? तो हम 2.5 ग्राम जो है 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता हो रही है 1000 लीटर में। अगर 1000 लीटर है पानी, उसको डिसइंफेक्टेंट करना है, यानी कि रोगाणु से मुक्त बनाना है, तो उसके लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता हो रही है। ओके, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में होते हैं 4.45 लीटर होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.6 अप्रॉक्स 1.5 to 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 मील में कहते हैं ना। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में होते हैं 30.40 सेंटीमीटर। आगे फिर स्वास्थ्य की परिकल्पना में हमने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया था, और शरीर की रचना के संबंधित में आपको क्वेश्चन करवाया था। और आगे आपको कुछ जो है प्राथमिक और सूक्ष्म और जो है छोटे छोटे जीवों के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि वायरस को बताया था हमने किससे देखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अगर हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं, तो श्वसन तंत्र की बीमारी कौन कौन सी है? तो इन्फ्लुएंजा जो है आपकी जो है श्वसन तंत्र की बीमारी है। और आगे फिर हम कहते हैं कि कौन सा मलेरिया परजीवी जो है भारत में नहीं पाया जाता है? ये प्लाज्मोडियम
ओबेली है। और कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं कि आपको मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसके काटने से जो है क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो है, मादा एनाफिलीज है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जापानीज एन्सेफलाइटिस जिसको बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर किसके कारण से होता है? तो आपको पता ही होगा, क्यूलेक्स मच्छर के आप देखिए बहुत ज़्यादा कम इसका केस हो गया है इन यूपी में जो भी गोरखपुर और देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, इस एरिया, इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता था जापानीज, या फिर कहते हैं एन्सेफलाइटिस या मस्तिष्क ज्वर किस मच्छर से होता है? क्यूलेक्स मच्छर से। ठीक है, मादा एनाफिलीज किस मच्छर से होता है? ये आपको बताएं, एनाफिलीज क्या है? एनाफिलीज। और ये क्या है? क्यूलेक्स। ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से। अगला देखते हैं, रिफ्ट व्हैली ज्वर। रिफ्ट व्हैली ज्वर किससे होता है? रिफ्ट व्हैली ज्वर जो है क्यूलेक्स और एनाफिलीज ये दोनों से होता है। कौन सा होता है? रिफ्ट व्हैली फीवर। रिफ्ट व्हैली फीवर जो है एनाफिलीज से भी है, एनाफिलीज और क्यूलेक्स दोनों के कारण से होता है। डेंगू आपको पता ही है, डेंगू किसके कारण से होता है? एडीज मच्छर के कारण से डेंगू का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था अभी पिछले कोविड के पहले, 2 कोविड के पहले डेंगू का बहुत बड़ा केस था। अभी आपने देखा ही कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डेंगू से मौतें हो रही थी डेंगू से। तो डेंगू का जो है जो कारक क्या है? वो एडीज मच्छर है। डेंगू किसके साथ फैलता है? एडीज के कारण से। अब अगला हम देखते हैं, ब्रांकियोप्सियन फाइलेरियासिस। देखिए, फाइलेरिया की बात करते हैं अब, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रांकोफिसियन फाइलेरियासिस। ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। पश्चिमी इक्वाइन मस्तिष्क ज्वर किससे होता है? ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। महामारी टाइफस रोग होता है। टाइफस रोग जो होता है ये जू से होता है। प्लेग किससे होता है? आप जानते हैं कि पिस्सू से या फिर चूहे से। चूहे का पिस्सू जो होता है उससे जो है ये, अगर प्लेग की बात करते हैं तो प्लेग में अगर कभी भी चूहा या पिस्सू की बात करें तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उसको आप लगा दीजिए। ग्रामीण फाइलेरिया रोग का संधिपाद होता है। जो इसका संधिपाद है ये होता है मेंसोनिया मच्छर। कौन सा है? जू नहीं है, एडीज नहीं है, जेनेप्सुला नहीं है, यहाँ पर मेंसोनिया मॉस्किटो है। आंत्रज्वर रोग किससे होता है? आंत्रज्वर रोग जो है मक्खी से होता है। हैजे का कारक कौन सा होता है? हैजे का जो कारक है वो ये बकराणु कलारिया जो है इसके कारण से हैजा होता है, बकराणु कलारिया के कारण से। फिर आगे बात करते हैं हम पीत ज्वर। पीत ज्वर की बात कर रहे हैं। पीत ज्वर जो होता है ये एडीज मच्छर से होता है। कौन से मच्छर से? एडीज मच्छर से होता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम चिकनगुनिया की बात करते हैं। तो चिकनगुनिया की बात हम जब करते हैं, चिकनगुनिया एडीज मच्छर से चिकनगुनिया होता है। और क्वासनूर फॉरेस्ट किस रोग से होता है? तो चिचड़ से। क्वासनूर फॉरेस्ट चिचड़ से होता है। फिर ब्यूबोबिक प्लेग किसके द्वारा होता है? पिस्सू के द्वारा ही। इसमें ब्यूबो फॉर्मेशन हो जाते हैं। खात ज्वर की बात कर रहे हैं तो जू से होता है। आमाशय का जहर किसे कहते हैं? आमाशय का जहर पेरिस ग्रीन को कहते हैं। आकाशीय फुहारा किसे कहा जाता है? आकाशीय फुहारा पायथेरम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पायथेरम। पायथेरम को आकाशीय फुहारा कहा जाता है। इसी के साथ साथ नसों का जहर किस कीटनाशी को कहते हैं? नसों का जहर किस कीटनाशी को कहते हैं? उसको भी पायथेरम को कहते हैं। पायथेरम को नसों का जो है जहर कहते हैं। सर्प विष किसे कहा जाता है? डीडीटी को? नहीं, बिल्कुल नहीं, डीडीटी नहीं है। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। जो है सर्प विष किसे कहा जाता है? ये है HCH, सॉरी HCH नहीं है, BHC नहीं है, DDT ही है।
ठीक है, DDT ही है। अगला देखते हैं, अस्थि विशिष्ट छिड़काव किसे कहा जाता है? DDT से ही अस्थि जो है ये अति विशिष्ट छिड़काव कहा जा रहा है। ये थोड़ा सा ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। सर्प विष किसे कहा जाता है? DDT तो छिड़काव किया जाता है। इसमें कुछ जो है ऑप्शन आपको हम फिर से बताएंगे, ये क्वेश्चन का जल्दी हम आपको क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। मच्छर में कितने जोड़ी पैर होते हैं? तो 3 जोड़ी होते हैं। आगे फिर देखते हैं, मच्छर के उदर बेलनाकार होते हैं जिसमें कितने खंड होते हैं? तो 10 खंड होते हैं। वयस्क मच्छर कितने खंड में गिने जा सकते हैं? ये 8 खंड में गिने जा सकते हैं। रुके हुए पानी में जो है कौन सा मच्छर जो है अंडा देता है? ये आपका एनाफिलीज मच्छर अंडा देता है, जिससे रोग मलेरिया फैलता है। स्टेगनेंट वाटर में नहीं, रुके हुए पानी की बात कर रहे हैं, जहाँ स्टे किया गया वाटर हो वहाँ पर एनाफिलीज मच्छर जो है अपना अंडा देता है। और कौन सा मच्छर दीवार पर कोण बनाकर बैठता है? ये ऑप्शन वही है, एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर जो है कोण बना करके बैठता है। रात में मनुष्य को कौन सा मच्छर काटता है? ये रात में मनुष्य को जो है एनाफिलीज मच्छर काटता है, जिससे मलेरिया होता है। अब आगे देखते हैं, रुके हुए गंदे पानी में कौन से मच्छर अंडे देता है? ये है क्यूलेक्स। रुके हुए गंदे पानी की बात करते हैं, अगर गंदे पानी की बात करते हैं वहाँ पर ये आपका क्यूलेक्स मच्छर है जो कि अंडा देता है। दीवार की परत के समानांतर कौन सा मच्छर बैठता है? दीवार की परत के समानांतर जो बैठता है वो एडीज मच्छर बैठता है। अगर यहीं पर देखते हैं दीवार पर कोड़ बनाकर बैठता है तो आपका एनाफिलीज मच्छर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पौधों की जड़ों में जो पानी रहता है उसमें कौन सा मच्छर अंडे देता है? पौधों की जड़ों में जो पानी रहता है उसमें देता है मेंसोनिया मच्छर अंडे दे रहा है। दिन में कौन सा मच्छर काटता है? आपको बताया था एडीज मच्छर काटता है, ठीक है, एडीज मच्छर काटता है, जिसके कारण से डेंगू होता है। डेंगू का मच्छर जो है वो दिन में ही काटता है। साफ पानी जैसे कुएं, छत की टंकी, पानी से भरा हुआ बेसमेंट, यहाँ पर मच्छर जो अंडे देते हैं वो मलेरिया के ही होते हैं, एनाफिलीज मच्छर होते हैं जो कि अंडे देते हैं। ओके, आगे फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गंदे पानी जैसे खाई, हौदी, जो हौदी होती है, सेप्टिक टैंक होता है, गड्ढे वाला शौचघर है, अवरुद्ध नाली, यहाँ पर जो अंडे देते हैं यहाँ पर आपको क्यूलेक्स मच्छर अंडे देते हैं। ओके, नारियल की बात करते हैं, नारियल की खोपड़ी, टूटा हुआ मस्का, जो मटका होता है, पेड़ का खो फेंका हुआ तमाम टायर, बर्तन, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर जमा हुआ अगर पानी है तो कौन सा मच्छर अंडा दे रहा? वहाँ पर एडीज दे देता है, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे कहीं इस टाइप की गंदगी होती है तो आपका एडीज मच्छर देता है, और एडीज मच्छर के कब काटता है? ये दिन में काटता है। अब देखते हैं कि मादा मच्छर का सप्ताह कितने सप्ताह तक जिंदा रहती है? देखिए, जो आपका मादा जो मच्छर है वो 5 से 7 सप्ताह तक जिंदा रहती है, ठीक है। मादा मच्छर जो है वो 5 से 7 सप्ताह तक जिंदा रहती है। अगर मच्छर की उड़ान की बात करते हैं कि वो मच्छर की उड़ान कितने जो है किलोमीटर की लगभग होती है, तो मान के चलिए 303 से लेकर के 15 किलोमीटर तक उसकी मतलब मच्छर की उड़ान किलोमीटर लगभग कितनी होती है? 3 से 15 तक। आगे फिर बात करते हैं, रोगवाहक मच्छर कम लगभग कितने किलोमीटर तक उड़ते हैं? तो लगभग 2 किलोमीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर का ढिंबक की बात करते हैं, कितने मिलीमीटर का होता है? तो 2 से 5 मिलीमीटर तक लंबा होता है। आगे आपको फिर हम इसी के अगले वाले वीडियो में कीट विज्ञान के विषय में फिर और भी क्वेश्चन करवाएंगे। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन आप सभी को करवाए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो नेशनल स्वास्थ्य मिशन की कोई भी परीक्षा हो, स्वास्थ्य निरीक्षक हो, मलेरिया निरीक्षक हो, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो, या फिर अभी जो एग्ज़ाम 13 तारीख को होने वाली है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, हेल्थ है उसके अंतर्गत सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, जो भी परीक्षा होने वाली है आपकी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।